वेलकम टू पार्ट 7 ऑफ माई सोलर गाइड। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना 2 साल का सोलर एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और 1 साल के नेट मीटरिंग बिल शेयर करूंगा और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दूंगा, जैसे कि क्या सोलर के साथ आपका ज़ीरो बिल आता है, क्या नेट मीटरिंग लगाने का वाकई में फ़ायदा है और मेरे सोलर का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। सो लेट्स गो। नेट मीटरिंग लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप बिजली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पार्ट 3 में मैंने आपके साथ अपने ऑफ ग्रिड सिस्टम के बिजली के बिल शेयर किए थे और उसमें हमारा कंक्लूजन ये निकला था कि ऑफ ग्रिड सिस्टम के साथ आप तकरीबन 40 से 50% बिलों में कमी ला सकते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ऑफ ग्रिड का एक बहुत बड़ा नुकसान है कि जितना आप उस पर लोड डालते हैं सोलर उतनी बिजली प्रोड्यूस करता है, मगर नेट मीटरिंग और हाइब्रिड सिस्टम्स का फ़ायदा ये है लेट्स से कि आपके घर में इतना लोड नहीं चल रहा है और बाहर बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है, तो उस टाइम का आप फ़ायदा उठा के बिजली को बेच सकते हैं। अब इस बात को कंसिडर करते हुए अब देखते हैं कि हमारे नेट मीटरिंग के साथ जो बिल आए हैं उनमें कितनी ज़्यादा कमी हुई है। तो जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको पता है कि ये मैं वीडियो तकरीबन 6 महीने लेट बना रहा हूँ और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि मैं चाहता था कि जो भी आज मैं आपके साथ कंक्लूजन्स शेयर करूँ I wanted to be 100% कॉन्फिडेंट इन them। तो इस वीडियो में हम 11 महीने के नेट मीटरिंग बिल्स को देखेंगे और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इन बिलों का। इस वीडियो में काफ़ी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा मैथ इन्वॉल्व है। मेरी कोशिश पूरी है कि मैं इस एनालिसिस को जितना सिंपल हो सके मैं इसको सिंपलीफाई करके आपको समझाऊं, बट फिर भी कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना होगा और पहले उन टेक्निकल टर्म्स को डीब्रीफ कर लेता हूं, मैं आपको उनको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप जो है मेरे साथ मुझे फॉलो कर सकें। इसके अलावा पार्ट 5 में मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पावर परचेस प्राइस PPP, एनर्जी परचेस प्राइस EPP क्या होता है। उन टर्मिनोलॉजीज़ को मैं डिस्कस नहीं करूँगा, इसके अलावा जो बाकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि नेट मीटरिंग बिल्स क्वार्टरली बेसिस पर आते हैं। आसान अल्फाज में साल के 12 महीनों को अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो 3-3 महीने के क्वार्टर्स बनते हैं। आपकी नेट मीटरिंग बिलिंग हर 3 महीने की बेसिस पे होती है या इन अदर वर्ड्स क्वार्टरली होती है। बिजली का बिल आपको हर महीने आएगा, मगर बिल की कैलकुलेशंस स्पेशली अगर आप अपने इस्तेमाल से ज़्यादा यूनिट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्वार्टरली बेसिस पर एडजस्टमेंट और बिलिंग होगी। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत दफ़ा सोलर इंस्टॉलर्स आपको ज़ीरो बिल दिखाते हैं, मगर ये सिर्फ 1 महीने का बिल होता है। ये ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट 3 महीने का बिल देखें ताकि आप किसी सिस्टम की प्रॉपर परफॉर्मेंस को जज कर सकें। अब आप स्क्रीन पर डिफरेंट बॉक्सेस को देख रहे होंगे। कुछ चीज़ें आपको नेट मीटरिंग बिल में नज़र आएंगी और कुछ नहीं। मैं हर एक बॉक्स को एक्सप्लेन करूंगा और फिर हर महीने के नंबर्स आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने यहाँ पर कोई भी बॉक्स बिला वजह ऐड नहीं किया है। हर नंबर का अपना मकसद है ये समझने में कि मेरा सोलर सिस्टम कैसे परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सोलर प्रोडक्शन की। सोलर प्रोडक्शन इन किलोवाट आवर्स से हमें पता चलेगा कि इन एनी गिवन मंथ हमारे पूरे सिस्टम की प्रोडक्शन क्या थी। इस पूरे नंबर में से कुछ यूनिट्स एक्सपोर्ट होंगे और कुछ घर में इस्तेमाल होंगे। इन यूनिट्स को हम अक्सर औकात नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमारे बिलों में नज़र नहीं आते हैं, मगर मैंने अपने केस में इन्वर्टर डेटा उठाकर इन यूनिट्स को काउंट किया है क्योंकि एक प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए इनका शुमार करना लाजमी है। परसेंटेज सेल्फ कंजम्पशन से हमें पता चलेगा कि सोलर से बनने वाली कितनी % बिजली हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं और कितनी % बेच रहे हैं। इम्पोर्ट ऑफ पीक और इम्पोर्ट पीक, इन दोनों बॉक्सेस में आपको नज़र आएगा कि हमने ग्रिड से एनी गिवन मंथ में कितनी बिजली खरीदी। जैसे कि मैंने आपको पार्ट 6 में एक्सप्लेन किया था, 3 फेज़ कनेक्शंस में दिन के 24 घंटों में से 20 घंटे ऑफ पीक रेट्स पर बिजली मिलती है और 4 घंटे जिसके टाइमिंग सीज़न वाइज चेंज होते रहते हैं, इन घंटों पर महंगी बिजली मिलती है। पीक और ऑफ पीक आवर्स की बिलिंग को डिटेल में समझने के लिए पार्ट 6 को ज़रूर देखिएगा क्योंकि पीक आवर यूनिट्स का आपके नेट मीटरिंग बिल्स पर बहुत असर होता है और इनको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेट कंज्यूम्ड यूनिट्स, ये फिगर हमें बताएगी कि हमारे घर में टोटल कितनी बिजली इस्तेमाल हुई, चाहे वो सोलर से बनी हो या ग्रिड से ख़रीदी गई हो। ग्रिड कंजम्पशन,
जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, ये फिगर सिर्फ इंपोर्ट ऑफ पीक और पीक आवर्स को ऐड करके निकलेगी। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमने ग्रिड से कितनी बिजली खरीदी। एक्सपोर्टेड यूनिट्स ऑफ पीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन एनी गिवन मंथ हमने कितनी बिजली वापस ग्रिड को बेची। ग्रिड बैलेंस, इस फिगर से आपको पता चलेगा क्या हम नेगेटिव यूनिट्स में चल रहे हैं या पॉजिटिव में। इसमें ऑफ पीक और पीक दोनों यूनिट्स को शामिल करके एक्सपोर्ट यूनिट्स को माइनस किया गया है। ये हमें एक रफ आइडिया देगा कि क्या हमारा बिल ज़ीरो या नेगेटिव की तरफ जा रहा है या पॉजिटिव की तरफ। असल में पीक इंपोर्ट यूनिट्स काफ़ी मुश्किल से ऑफसेट होते हैं, जिसको हम पार्ट 6 में डिस्कस कर चुके हैं, मगर ये बॉक्स मैंने कंजम्पशन पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए रखा है। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी बिल विद टैक्स को कंफ्यूज मत कीजिएगा। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बॉक्स में हम सिर्फ बिजली की कॉस्ट लिखेंगे और इलेक्ट्रिसिटी बिल विद टैक्स में जो असल बिल आता है उसको देखेंगे। जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनको शायद अंदाज़ा ना हो कि हमारे बिजली के बिलों में कितना टैक्स शामिल होता है। इसी वजह से इन दोनों को अलग लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐन मुमकिन है कि बिजली की कॉस्ट ज़ीरो या माइनस में हो मगर फाइनल बिल पॉजिटिव में हो, क्योंकि टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विदाउट सोलर एंड विदाउट टैक्स, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। यहाँ पर हमें पता चलेगा कि अगर हमारे घर में सोलर नहीं होता तो हमारी कंजम्पशन की कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती। गौर से सुनिएगा, मैंने कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं। यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो सिर्फ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी, इसमें टैक्सेस शामिल नहीं हैं। मतलब यहाँ पर जो भी नंबर होगा उससे 10 से 20% ज़्यादा ही बिल आएगा। बट फॉर कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हम सिर्फ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को अकाउंट करेंगे। सेविंग्स इन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पाकिस्तान रुपीज़ और यूएस डॉलर्स, यहाँ पर आपको मेरी हर महीने की बेयर मिनिमम सेविंग्स का अंदाज़ा होगा इन बोथ द करेंसीज़। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको अपना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करके बताऊंगा, बोथ इन पाकिस्तान रुपीज़ एंड इन यूएस डॉलर्स। अब डिस्कस करते हैं मंथली बिल्स को। मार्च 2022 में हमने 500 यूनिट्स इंपोर्ट किए और 467 यूनिट्स एक्सपोर्ट किए, जिसकी वजह से मेरे 33 यूनिट्स एक्स्ट्रा बने, जिसका मुझे 2043 रुपीज़ का बिल आया। ये बिल किस तरह आया इसको समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स करेंगे तो 33 को कॉस्ट ऑफ पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। मार्च में पीक यूनिट की प्राइस थी 24 रुपीज़ और 33 पैसा और ऑफ पीक की यूनिट प्राइस थी 18 रुपीज़ 1 पैसा। तो अगर हम 33 को 24.33 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 802.89 आता है, और अगर हम 33 को 18.01 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 594.33 आता है। मगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट तो 1680.07 आई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो इसको प्रॉपर्ली समझते हैं। 1680.07 कैसे आया इसको समझने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि पीक यूनिट्स जो इस महीने में 94 थे उनको अलग कैलकुलेट किया जाता है और ऑफ पीक इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड यूनिट्स को अलग ट्रीट किया जाता है। तो 1680.07 की कैलकुलेशन कुछ इस तरह हुई। हमने 467 ऑफ पीक यूनिट्स एक्सपोर्ट किए और 406 ऑफ पीक यूनिट्स इंपोर्ट किए, जिसका मतलब है हमने 61 यूनिट्स ज़्यादा बेचे। ये यूनिट्स हमसे पावर परचेस प्राइस पर ख़रीदे गए, जो मार्च में 9 रुपीज़ 95 पैसा था। तो 61 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 9.95 इज़ इक्वल्स टू 606.95। अब हमारा बिल -606.95 है। मार्च में हमने 94 पीक यूनिट्स कंज्यूम किए एट द रेट ऑफ 24 रुपीज़ 33 पैसा पर यूनिट। इन यूनिट्स की प्राइस बनी 2287.02 पाकिस्तानी रुपीज़। अब हम 2287.02 के बिल को हमारे -606.95 रुपीज़ के बिल से एडजस्ट करेंगे और फिर हमें 1680.07 का फिगर मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पावर परचेस प्राइस क्या होती है ये मैं आपको पार्ट 6 में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इस कैलकुलेशन को प्रॉपर्ली समझने के लिए आपको वो पार्ट ज़रूर देखना चाहिए। अप्रैल 2022 में हमारी सोलर प्रोडक्शन पिछले महीने से 35% इंक्रीज़ हुई। पिछले महीने कम प्रोडक्शन की वजह इंक्रीज लोड शेडिंग,
क्लाउडी ओवरकास्ट डेज और निस्बतन छोटे दिन थे। इस बिलिंग साइकिल में लोड शेडिंग भी ना होने के बराबर हुई और वेदर भी फेवरेबल था, जिसका रिजल्ट आपको एक्सपोर्टेड यूनिट्स और ग्रिड बैलेंस में दिख रहा है। इस महीने कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज़ीरो थी क्योंकि हमने बिजली खरीदने से ज़्यादा बेची। इस सब के बावजूद हमारा बिल 12,383 आया। जी दोस्तों, ज़ीरो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बिल 12,000 से ऊपर। ये 12,000 हमारे फरवरी के बिल में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में आया है। मई 2022 में सोलर प्रोडक्शन उतनी ही रही मगर हमारी कंजम्पशन कम हो गई, जिसकी वजह से एक्सपोर्टेड यूनिट्स और भी बढ़ गए। ये क्वार्टर बिलिंग का सेकंड बिल है जो दोनों नेट नेगेटिव यूनिट्स में जा रहा है। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज़ीरो है और बिल 146 रुपीज़ है, जिसमें 35 रुपीज़ PTV का टैक्स है और बाकी मार्च के 33 यूनिट्स पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है। अगर सोलर ना लगाया होता तो हमारी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 20,000 से ऊपर आती। अगर आप इसमें टैक्सेस शामिल कर लें तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कितना बिल आता। जून 2022 में हमारे सिस्टम ने सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की क्योंकि दिन बड़े थे, मगर इससे और भी ज़्यादा प्रोडक्शन होनी थी अगर बदतरीन लोड शेडिंग ना होती। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो इस बात को जानते हैं कि मई और जून में इस साल कितनी ज़्यादा लोड शेडिंग हुई है, और जब भी लोड शेडिंग होती है सोलर इन्वर्टर्स बिजली बेचना बंद कर देते हैं। खैर, इसके बावजूद हमने 854 यूनिट्स को एक्सपोर्ट किया और 3 महीने के टोटल नेट यूनिट्स -1174 यूनिट्स बने और हमारा बिल फाइनली नेगेटिव में आया, -4282 टू बी एग्जैक्ट। ये कैसे कैलकुलेट हुआ इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम पिछले 3 महीनों के पीक यूनिट्स की कॉस्ट निकालते हैं। 24 रुपीज़ 33 पैसा फ़ी यूनिट के हिसाब से हमारे 3 महीनों में 502 पीक यूनिट्स का बिल बनता है 12,213.66 पाकिस्तान रुपीस। 3 महीने बाद हमारे 1676 एक्स्ट्रा ऑफ पीक्स यूनिट्स बनते थे जो हमसे पावर परचेज प्राइस पर खरीदे गए एट 9 रुपीज़ 95 पैसा पर यूनिट। यहाँ से हमने 16,676.2 रुपीज़ कमाए। अब हम पीक यूनिट्स के 12,213.66 के बिल को 16,676.2 के बिल से माइनस करेंगे तो हमें -4,462.54 का फिगर मिलेगा। इसमें मज़ीद 180.54 के टैक्सेस काट लें तो आपको -4,282 का फिगर मिल जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट क्वार्टर साइकिल ख़त्म, जिसका बिल -4,282 आया। अगर इस क्वार्टर की यूनिट कंजम्पशन की बेसिस पर हम इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कैलकुलेट करें तो 70,611 रुपीज़ बनते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कितनी सेविंग्स हो रही हैं। अब सेकंड क्वार्टर शुरू करते हैं। जुलाई और अगस्त मूनसून सीज़न है और ओवरकास्ट वेदर और कंटिन्यूड लोड शेडिंग की वजह से प्रोडक्शन पर काफ़ी असर पड़ा। जुलाई 2022 में हम 1600 यूनिट्स की रेंज से अब 1300 यूनिट्स की रेंज पर आ गए हैं और इस डिक्रीज प्रोडक्शन और इंक्रीज्ड कंजम्पशन की वजह से हमारे 87 नेट पॉजिटिव यूनिट्स बने, जिसका बिल तो 4,645 रुपीज़ बनता था, मगर पिछले महीने के नेगेटिव 4,282 बिल की वजह से सिर्फ 363 रुपीज़ का बिल आया। अगर हमने सोलर ना लगाया होता तो ये बिल बग़ैर टैक्सेस के 26,000 से भी ऊपर का आता। अगस्त 2022 में बिजली की यूनिट प्राइस में बहुत इजाफा हुआ। ऑफ पीक यूनिट की प्राइस 18 रुपीज़ से बढ़कर 26.91 रुपीज़ हो गई और पीक यूनिट की प्राइस 24 रुपीज़ से बढ़कर 33.23 हो गई, मगर हमारा बिल इस महीने 35 रुपीज़ आया। ये 35 रुपीज़ PTV के टैक्स के हैं। इस महीने इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ज़ीरो थी। अगर हमारे घर सोलर ना लगा होता तो इस महीने हमारा बिल 37,000 रुपीज़ से भी ज़्यादा आता। सितंबर 2022 में सेकंड क्वार्टर साइकिल ख़त्म हुई और डिस्पाइट हैविंग -53 यूनिट्स इन नेट, हमारा बिल आया 5,968 रुपीज़, जिसमें से 4,693 कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थी और बाकी टैक्सेस और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। नेगेटिव यूनिट्स होने के बावजूद हमारा पॉजिटिव बिल क्यों आया, इसको समझने के लिए आपको इसकी कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी। हमारे 3 महीने के पीक यूनिट्स 411 बने, जिसका पर यूनिट रेट अब 33.23 है। पीक यूनिट का बिल बना 13,657.53।
अगस्त और सितंबर के नेट एक्सपोर्टेड ऑफ पीक यूनिट्स -464 थे, जिनका बायबैक रेट 9.95 से बढ़कर अब 19.32 हो गया है। ये रेट नेपरा ने कम करने की कोशिश की थी, जिस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, मगर थैंकफुली नेपरा ने उस अमेंडमेंट पर पब्लिक हियरिंग के बाद कोई एक्शन नहीं लिया। सो 464 यूनिट्स को हम 19.32 बायबैक रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें मिलेगा 8,964.48 रुपीज़ का क्रेडिट। अब हम पीक यूनिट के बिल को ऑफ पीक यूनिट के बिल के साथ माइनस करेंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी 4,693 रुपीज़। टू क्लोज ऑफ दिस क्वार्टर अगर इन 3 महीनों का बिल सोलर के बगैर होता तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 1 लाख तक होती। इस पर टैक्सेस और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स अलग होते। अक्टूबर 2022 में फिर से 35 रुपये का बिल आया इन पीटीवी टैक्स। ये है पीटीवी नेटवर्क। इस महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर से ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्मियों में कितनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही थी, क्योंकि अक्टूबर में दिन छोटे होते हैं, मगर फिर भी हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट की। नवंबर 2022 में भी सिर्फ 35 रुपीज़ का बिल आया, मगर अब विंटर सीजन का सोलर प्रोडक्शन पर इफेक्ट दिखना शुरू हो गया है। जो लोग मेरी वीडियोस क्लोजली फॉलो करते हैं उनको पता है हमारे घर सुई गैस का कनेक्शन नहीं है। हमारे गीज़र और रूम हीटर्स सारे इलेक्ट्रिक बेस्ड हैं, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सर्दियों में बढ़ जाती है, मगर ज़्यादातर पाकिस्तानी घरों में सुई गैस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सर्दियों में गिरती है। इसका इफेक्ट आप ग्रिड बैलेंस पर देख सकते हैं, जो अब पॉजिटिव 148 यूनिट्स पर आ गया है। इसके बावजूद हमें 35 रुपीज़ का बिल आया, क्योंकि अभी क्वार्टर साइकिल का सेकंड मंथ चल रहा है। इन यूनिट्स का बिल अगले महीने एक साथ आएगा। दिसंबर 2022 में थर्ड क्वार्टर साइकिल ख़त्म हुई और हमारा बिल आया 22,721 रुपये। ये बिल टोटली अंडरस्टैंडेबल था, जिस तरह हमारी कंजम्पशन थी, जिसमें 3 इलेक्ट्रिक गीज़र और 3 इन्वर्टर एसीज़ का डेली यूज़ था। ये नोट करना ज़रूरी है कि 22,721 का बिल 3 महीनों का बिल मिला के आया है। बिल की कैलकुलेशन की जाए तो हमने 3 महीनों में नेट 514 यूनिट्स इंपोर्ट किए, जिसमें से 458 पीक यूनिट्स थे और 56 यूनिट्स ऑफ पीक थे। अब कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम 458 पीक यूनिट्स को 34.39 पर यूनिट के रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे और 56 ऑफ पीक यूनिट्स को 28.07 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को जमा करने के बाद हमारा बिल बनेगा 17,322.54 पाकिस्तान रुपीज़। अगर सोलर ना लगाया होता तो ये अमाउंट 17,000 के बजाय 1,10,400 रुपये से भी ऊपर होती। जनवरी 2023 में काफ़ी कम बिजली बनी एट जस्ट 694 यूनिट्स। इसकी बहुत बड़ी वजह सर्दियों के छोटे दिन और ओवरकास्ट वेदर थी। हर हफ्ते की 6-6 घंटे की लोड शेडिंग्स हमारे एरिया का मामूल हैं। ये लोड शेडिंग ट्रांसमिशन लाइंस की मेंटेनेंस के लिए की जाती है टू प्रिपेयर द ग्रिड फॉर समर डिमांड। इसके अलावा हमने जनवरी 2023 में पूरे साल के सबसे ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम किए, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे घर में सुई गैस नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हमारे घर में पानी और कमरे बिजली से गर्म होते हैं, तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक गीज़र्स काफ़ी बिजली कंज्यूम करते हैं। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारा बिल आया 36,988 रुपीज़। इसमें से 26,121 रुपीज़ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट थी और बाकी 10,000 टैक्सेस थे, जैसे कि जीएसटी और इनकम टैक्स। इस बिल को देख के मुझे एहसास हुआ सोलर ने सिर्फ बिजली की बचत नहीं की है, बल्कि टैक्सेस में भी हमें काफ़ी ज़्यादा बचत दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस बिल को देखने के बाद मुझे पता चला कि अगर आपका 25,000 से ज़्यादा बिल आता है एज अ 3 फेज़ कंज्यूमर, आपको इनकम टैक्स भी देना होता है। तो एज़ प्रॉमिस मैंने अपने हर बिल का आपके साथ एक डिटेल एनालिसिस शेयर किया है विद फुल ट्रांसपेरेंसी, मगर इन सारे बिलों का एक कंक्लूजन निकालने के लिए वी हैव टू टेक अ स्टेप बैक, ताकि हम इससे कोई कंक्लूजन निकाल सकें। सबसे पहले कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को देखते हैं और टैक्सेस को ज़रा साइड पे करते हैं, क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा चेंज होते रहते हैं और अजीब उनका मैकेनिज़्म है। तो क्योंकि हम सिर्फ बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं और बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, तो फॉर द सेक ऑफ आपकी सिंप्लिसिटी के लिए हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को देखते हैं। तो अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को देखते हैं तो 11 महीने में से 6 महीने सिर्फ ज़ीरो बिल आया है इन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। एक महीने 1,680 रुपये आया है, एक महीने 3,655 रुपये आया है और एक महीने जो है वो
तकरीबन 4,700 रुपये आया है। तो 11 में से 9 महीनों में हमारा या तो ज़ीरो बिल आया है या 5,000 रुपये से कम बिल आया है। पर जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि मेरे 2 जो आखिरी बिल हैं जो सर्दियों में हैं, उसमें मुझे अच्छा खासा बिल पे करना पड़ा है डिस्पाइट हैविंग सोलर, और उसकी वजह क्या है वो भी डिस्कस करते हैं। जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि हमारे घर में सुई गैस नहीं आती, बल्कि हमारे सुई गैस का मीटर लगा हुआ ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा एनॉमली है हमारे घर का, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो जिनके सोलर हैं, जिनके घर में गैस आती है, सर्दियों में वो लोग जो है अपनी बिजली बचा रहे होते हैं और समर में उसको कंज्यूम करते हैं। हमारे घर में थोड़ा सा उलट है, हमारी सारी वाटर हीटिंग, हमारे कमरों की हीटिंग सब इलेक्ट्रिक है। तकरीबन हमारे घर में 2 से 3 गीज़र चलते हैं पानी के, जो तकरीबन 2 से 3 हज़ार वाट लेते हैं ईच। इसके अलावा 3 इन्वर्टर चल रहे होते हैं, पूरी रात चल रहे होते हैं। और जिन्होंने विंटर्स नहीं गुजारी इस्लामाबाद में, इट गेट्स प्रीटी कोल्ड हेयर, तो काफ़ी हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी इंटेंसिव होती है यहाँ पे सर्दी। और क्योंकि मैं भी बाहर गल्फ़ में ज़्यादा ज़िंदगी गुजारी है, मुझे नहीं अंदाज़ा था इस्लामाबाद की सर्दियों का या पाकिस्तान की सर्दियों का, तो मैं थोड़ा यहाँ पर वीडियो में बता दूँ। शायद बहुत सारे लोग हैं जो गल्फ़ में होते हैं या कराची में होते हैं, उनको शायद ना अंदाज़ा हो, रिलेट ना कर पाएँ इस्लामाबाद की सर्दियों से। तो दिन बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ओवरकास्ट डेज़ बहुत होते हैं, 2-2 3-3 दिन की बारिशें होती हैं, उससे हमारी सोलर प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। और जैसे मैंने आपको पार्ट 5 में एक्सप्लेन किया था कि हमारी विंटर पीक डिमांड एज़ अ कंट्री, पाकिस्तान की पूरी विंटर पीक डिमांड और समर पीक डिमांड जो है बिजली की, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि विंटर में पाकिस्तानी कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। और उसके एज़ अ कॉन्सिक्वेंस होता ये है कि जो हमारी ग्रिड की रूटीन मेंटेनेंस है वो ज़्यादातर सर्दियों में होती है। हमारे इलाके में एटलीस्ट जो है हफ़्ते में 2 या 3 दफ़ा 6-6 घंटे की पूरे दिन बिजली लोड शेडिंग होती थी, बिजली नहीं होती थी, क्योंकि हमारी ग्रिड मेंटेनेंस हो रही होती थी, ताकि समर का जो पीक डिमांड होती है उसके लिए ग्रिड को तैयार किया जाए, उसकी मेंटेनेंस होती है। तो हर इलाके के लिए डिफरेंट होती है। हमारे इलाके में 6-6 घंटे की लोड शेडिंग हुई है, और उसकी वजह से होता ये है, जब लोड शेडिंग होती है दिन के दौरान, तो हमारी सोलर प्रोडक्शन पे असर होता है, हमारी एक्सपोर्ट ख़त्म हो जाती है, हम बिजली बेच नहीं पाते हैं। तो क्योंकि हमारे घर में तो हाइब्रिड सिस्टम है, तो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता इस तरह से कि हम लोड शेडिंग से बच जाते हैं। बट हमारी जो फुल कैपेसिटी पे जो है सोलर एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है। अगर ऑन ग्रिड सिस्टम हमारे घर में होता तो लोड शेडिंग हमारे घर में होती, वो मैं बाद में बार बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। बट ये सारे फैक्टर्स की वजह से अगर आप इन चीज़ों को कंसिडर करें, तो हमारे घर में जो दिसंबर और जनवरी में 17,000 और 26,000 के बिल आए हैं, तो इट्स टोटली जस्टिफाइड। मगर इस एनालिसिस से मैंने एक और चीज़ ये सीखी है कि हमारा जो सिस्टम है, सोलर सिस्टम, वो चोक भी कर रहा है। विंटर्स में हमें ज़्यादा पैनल्स की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा सोलर प्रोडक्शन चाहिए है। तो इसी वजह से मैं जो हूँ अपना सिस्टम 3 किलोवाट से थोड़ा यानी 10 किलोवाट से 13 किलोवाट तक जा रहा हूँ। बाय 3 किलोवाट मैं उसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। उस पर मैं बाद में डिटेल में आगे जाके वीडियोस बनाऊंगा, वो मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, उसका एनालिसिस कैसे कर रहा हूँ। बट मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि मेरे इन्वर्टर्स में ऑलरेडी कैपेसिटी है कि 3 किलोवाट से मैं अपना सिस्टम इंक्रीज़ कर सकता हूँ, तो वो मैं कर रहा हूँ। तो खैर ये है मेरा एनालिसिस, और इंशाल्लाह जब भी मेरे घर में सुई गैस आ जाएगी, तो विंटर इज़ गोना बी द टाइम जब मैं अपने बिलों में कमी लाऊंगा और अपने बिलों को क्रेडिट करूंगा, ताकि समर्स में उसको इस्तेमाल करूं। अब थोड़ी देर के लिए बिलों को थोड़ा साइड पे करके इस बात को भी थोड़ा अप्रिशिएट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि पिछले 2 सालों में जब से मैंने सोलर लगाया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में ज़रा सी भी लोड शेडिंग नहीं हुई है। मतलब कि 1 मिनट के लिए भी लोड शेडिंग नहीं हुई है। और जस्ट फॉर दैट लग्जरी अलोन लोग पता नहीं कितने कितने पैसे खर्च करते हैं। तो हमने ना कोई पेट्रोल या डीज़ल ख़रीदा है इस लग्जरी को हासिल करने के लिए, और ना हमें कोई एक्स्ट्रा कोई इसके लिए बंदोबस्त करना पड़ा है। बस हमने हाइब्रिड सिस्टम लगाया है, और हमने टॉल ट्यूबलर बैटरीज़ लगाई हैं, जो बहुत सारे आपको सोलर वेंडर्स या इंस्टॉलर्स कहेंगे कि ये बिल्कुल बेकार बैटरीज़ हैं। हमने टॉल ट्यूबलर बैटरीज़ इस्तेमाल की हैं पिछले 2 साल, और हमने टोटली लोड शेडिंग फ्री लाइफ गुजारी है। और जो लोग जून में पाकिस्तान में थे उनसे आप पूछें कितनी लोड शेडिंग हुई है इस साल जून में,
और विंटर में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कितनी लोड शेडिंग होती है, और हर महीने हर हफ्ते होती रहती है। एक्चुअली जब एज़ वी स्पीक नाउ, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस वक्त भी लोड शेडिंग हमारे घर में हुई हुई है 4 से 5 बजे वाली। तो हमारा कोई काम नहीं रुकता है, हमारी लाइफ नहीं रुकती है, एंड जस्ट फॉर दैट लग्जरी अलोन आई थिंक सोलर इज़ वर्थ इट। मगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी डिस्कस कर लेते हैं कि पैसों में हमारी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। मगर पीस ऑफ माइंड में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हमारी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है इज़ ऑलरेडी कंप्लीट। तो अब बात करते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की। अब आ जाते हैं उस टॉपिक पर जिसके लिए हमने इतनी सारी मेहनत की है, इतनी बड़ी वीडियो बनाई है, आपने देखी है, इतना बड़ा एनालिसिस हमने किया है, और वो है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान रुपीज़ और इन यूएस डॉलर्स। किसी ने भी अभी तक यूट्यूब पर यूएस डॉलर्स में आपको पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में सोलर का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं दिया होगा, बट क्योंकि मैं ख़ुद एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी रह चुका हूँ और मैंने जो इन्वेस्टमेंट की थी पाकिस्तान में इन सोलर, वो मैंने अपने बाहर की जो कमाई थी उसके बेसिस पे किया था। तो मुझे पता है, एहसास है कि वो जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी वो डॉलर की थी, और उसका मुझे कितनी जल्दी रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी रुपये इतना वॉलेटाइल रहा है पिछले साल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट यूएस डॉलर्स एज वेल। तो मैंने आपको हर महीने का बताई है सेविंग मेरी कितनी हो रही है। उसकी अगर हम एवरेज निकालते हैं तो तकरीबन 26,580 रुपये की सेविंग हो रही है हमारी मंथली इन जस्ट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। और ये बहुत ही कंजर्वेटिव नंबर मैंने लिया है, क्योंकि अगर मैं टैक्सेस और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वगैरह डालूँ तो ये नंबर तकरीबन 10 से 20% जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। बट वी गोना स्टिक विद द कंजर्वेटिव नंबर, ताकि जो भी आपको मैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बताऊँगा वो मतलब एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, इससे ज़्यादा जल्दी आपकी इन एक्चुअलिटी में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा। अच्छा, यूएस डॉलर के लिए भी मैंने एवरी मंथ की जो मेरी पाकिस्तानी रुपये में सेविंग थी, उस महीने की पहली तारीख को जो इंटर बैंक का डॉलर रेट था उस हिसाब से मैंने उसको डिवाइड किया है, और उसके हिसाब से मेरी जो डॉलर में मंथली इन्वेस्टमेंट आ रही है, मंथली सेविंग हो रही है, वो है 124 यूएस डॉलर्स पर मंथ। तो जैसे मैंने पार्ट 2 में आपके साथ शेयर किया था इन डिटेल मेरा जो सोलर सेटअप था उसकी क्या कॉस्ट आई थी, पूरा मैंने आपको ब्रेक डाउन दिया था। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि मेरा इस सेटअप जो था ये 11 लाख रुपए का लगा था। इसके साथ उस वक्त मेरी नेट मीटरिंग नहीं थी, उसके बाद मुझे 2 लाख तकरीबन और ख़र्च करने पड़े थे नेट मीटरिंग की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए और नेट मीटरिंग लगवाते हुए। उसमें हमने ख़र्चा पानी भी दिया था, उसमें मैंने आपको पार्ट 4 में एक्सप्लेन किया था। तो 13 लाख रुपए मुझे इस सेटअप को लगाने में लगे हैं, और 2020 के ज़माने का अगर हम डॉलर रेट लें तो 160 रुपये मुझे याद है उस वक़्त कन्वर्जन रेट था। तो उस हिसाब से 13 लाख रुपए पाकिस्तान रुपीज़ में हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई, और 8,125 यूएस डॉलर्स में हमारी इन्वेस्टमेंट हुई थी। और हम जो हमारी मंथली सेविंग्स को कैलकुलेट करके जो हमने एवरेजेस निकाली हैं, अगर हम उससे इस नंबर को डिवाइड करते हैं तो पाकिस्तान रुपीज़ में हमारा जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो है 4 साल या 48 मंथ्स, और हमारा जो यूएस डॉलर में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो है 64 मंथ्स और तकरीबन 5.5 साल। और अगर हम इसकी एनुअल रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं इस हिसाब से तो तकरीबन 24% पाकिस्तान रुपीज़ में आपको एनुअल रिटर्न मिल रहा है, और तकरीबन 18% आपको यूएस डॉलर में एनुअल रिटर्न मिल रहा है। नाउ मैं आपको ये बता दूँ, ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, ठीक है, ये सिर्फ पैसों का आरओआई है, इसमें पीस ऑफ माइंड आपने कैलकुलेट नहीं किया, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ का जो इम्प्रूवमेंट है वो हमने कैलकुलेट नहीं किया। इवन देन इट इज़ बहुत ज़बरदस्त ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। और अगेन आजकल ये सोलर की जो प्राइस है, मेरा अगर सेटअप मैं आज लगाने जाऊँ तो इसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन डबल है, ठीक है, डबल से भी शायद ज़्यादा हो। तो ये मेरे सोलर सिस्टम का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। आपको मैंने बता दिया है कि मुझे मंथली सेविंग कितनी हो रही है, बट जैसे सोलर की प्राइस बढ़ रही है उस तरह से बिजली की कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो राउंड अबाउट जो बाकियों की भी कैलकुलेशंस है कि आपकी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो अभी भी 4 से 5 5.5 साल के बीच में ही लाया करती है। और मेरा ये हाइब्रिड सिस्टम है जो महंगा सिस्टम आता है।
तो अगर आप ग्रिड टाई सिस्टम लगाते हैं वो थोड़ा सस्ता होता है, बगैर बैटरी के होता है, उसके इन्वर्टर्स भी सस्ते हैं। तो अगेन इट्स अ वेरिएबल नंबर, बट मैंने आपको अपना नंबर बता दिया है जो एक मेरे हिसाब से एक बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है। इस सोलर पैनल्स की जो वारंटी है, परफॉर्मेंस, वो 25 साल है मेरे वाले की। इन्वर्टर्स की जो लाइफ है वो 10 इयर्स है। तो अगर हम 5 साल में वापस हमारे पैसे आ जाते हैं तो हमारे पास 20 साल फ्री में बिजली मिलेगी हमें इन पैनल से, और तकरीबन 5 साल और इन्वर्टर जो हैं हमारे वो फ्री में हमें बिजली बनाते रहेंगे। तो दिस इज़ एन अमेजिंग इन्वेस्टमेंट, और तकरीब पूरी हलाल इन्वेस्टमेंट है ये आपकी। कोई इसमें सूद वूद का कोई चक्कर नहीं है। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितनी हमारे एनुअल परसेंटेज दे रही है। कोई आपको दुनिया का बैंक इस रेट्स पर आपको पैसे नहीं देगा जितनी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको ये सोलर दे रहा है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये जो पार्टी है हमारी सोलर की, और जो इतनी लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट है ये, गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है। स्पेशली पाकिस्तान में जो है ये इस पे ऑलरेडी हमने देख चुके हैं, नेपरा का एक एक्शन आया और उस पर क्योंकि बैकलैश इतना था कि नेपरा बैकड आउट ऑफ इट। बट मुझे लगता है कि इवेंचुअली जो भी अगली हुकूमत आएगी, डिपेंड करता है, मेरा जो स्पेकुलेशन है, आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट ऐसे ही, बट मुझे लगता है कि इसको रोका जाएगा। सोलर को, कोई भी चीज़ मुझे लगता है पाकिस्तान में जो आवाम को सहूलत देती है, इस तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट उस पर हाथ ज़रूर डालती है बाद में। तो अब देखना ये है कि कब उनको ये करना है। उन्होंने थोड़ा बहुत उन्होंने किया है ऑलरेडी, टैक्सेस लगे हैं सोलर के ऊपर, फिर हटा दिए गए, इन्वर्टर पे टैक्स लगा दिए गए, बट वो एक अलग डिस्कशन है, उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। बट एज ऑफ नाउ, एज वी स्पीक, 2023 जनवरी, दिस इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, एंड आई होप कि गवर्नमेंट इसको इसी तरह इसकी जो ये इन्वेस्टमेंट है इसको लुक्रेटिव रखे, ताकि लोग जो हैं हम अपनी बिजली बना सकें और ग्रिड को भी सपोर्ट कर सकें उस तरह से। और स्पेशली जो रूरल एरियाज़ हैं उनके लिए एक ज़बरदस्त ये टेक्नोलॉजी है जिसको हमें फुल फेस एक हमें सपोर्ट करना चाहिए और एम्ब्रेस करना चाहिए। तो दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत लगी है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पाकिस्तान जिंदाबाद। Just what I needed.